वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सारिम अशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आपके सामने जनवरी 2021 पेपर 2 लैंग्वेज 1 उर्दू के सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने इक़्तिबास है। सबसे पहले हम सवालात पढ़ते हैं और उसके बाद इक़्तिबास को पढ़ते हुए इसको हम आगे निकल जाएंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था? नागवार समझा जाता था, मायूब समझा जाता था, अच्छा समझा जाता था, मुअतबर समझा जाता था। इक़्तिबास को देखते हैं। MS सुब्बालक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल लगती थी। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। जब उनके वतन मदोरी में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, है ना। लोग उसे मायूब समझते थे। लोग उसे क्या समझते थे? मायूब समझते थे, ऐब की बात समझते थे कि स्टेज पे जो है औरत आके क्या करे, गाए। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर है क्वेश्चन कि सुब्बालक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी? स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की, मौसीकी की दुनिया से किनारा करने की, स्टेज पर ज़्यादा प्रोग्राम न करने की, मदुरी वापस जाने की। तो सुब्बालक्ष्मी ने किस रिवाज को तोड़ने की कोशिश की? जहाँ तक हमने इक़्तिबास पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। सुब्बालक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा किया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठानी। यानी आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सुब्बालक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? उनमें खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था। वो नेक दिल और हमदर्द थी। उनमें ज़हानत और मतानत थी। उनमें गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। इक़्तिबास को जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी भी थी। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी भी थी, यानी उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर है दोस्तों, फ़न की जमा है फ़ुनूनियात, अफ़वानून, फ़ुनूनातीन और फ़ुनून। तो फ़न की जमा दोस्तों होती है फ़ुनून। फ़न की जमा क्या होती है? फ़ुनून होती है। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोहब्बत का मुतज़ाद है यानी उल्टा है नफ़रत, इनाद, हसद, बुग़्ज़। तो मोहब्बत का उल्टा जो है नफ़रत है। मोहब्बत का उल्टा क्या है? नफ़रत है। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि MS सुब्बालक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीत का दिलदादा था? क्लासिकी संगीत, शास्त्रीय संगीत, रवींद्र संगीत का, लोक संगीत का। 196 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उनका जो ख़ानदान था वो किस संगीत का दिलदादा था। चलिए देखते हैं। MS सुब्बालक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। जो
क्लासिकी संगीत का क्या था, दिलदादा था। यानी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि सुब्बा लक्ष्मी का जो ख़ानदान था वो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था, उसके चाहने वाले थे। उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की, माँ से, बहन से, नानी से, दादी से। ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। आपसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की, तो माँ से हासिल, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर है दोस्तों, सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था, मिठास, फितरी हुस्न, दिल आवजेरी और नगमगी। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। क्या था, सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था, फितरी हुस्न था। आपका ये जवाब हो जाएगा कि सुब्बा लक्ष्मी की गायकी में क्या था, एक फितरी हुस्न था जो उनकी गायकी को और निखारता था। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुब्बा लक्ष्मी की वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला क्यों किया, ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें, वो मौसीकी से आला डिग्री ले सकें, ताकि उनको गाने के मज़ीद मौक़े मिल सकें, ताकि उनको मज़ीद तरबियत हो सके। तो क्यों बाहर ले जाने का फ़ैसला किया, चलिए देखते हैं। उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें, ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें, इसलिए उनको मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया। यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा, 99 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 का देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे शेर है और शेर को पढ़ के जवाब देना है। शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है, वो झूले जो आकाश को छूले, वो जो खूब देर तक झूले, वो जो लंबी लंबी पेंगें भरें, वो जो खूब तेज़ झूले। चलिए देखते हैं क्या शर्त रखी है उन्होंने। लो आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम, बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चूमने, फिर दूधिया बादल, आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त है वह झूले जो आकाश को छूले, ये शर्त है वो झूले जो आकाश को छूले। तो झूले की शर्त क्या है कि वो आकाश को छूने वाले झूले हों, ऐसा शायर कह रहे हैं। यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 101 कह रहा दोस्तों, बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए, गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूल, चमेली के फूल, मुरझाए हुए फूल। चलिए देखते हैं। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने, सूखे हुए जो खेत थे सैराब हो गए, सूखे हुए जो खेत थे सैराब हो गए, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हो गए। जो मुरझाए हुए फूल थे वो भी क्या हो गए, सरसब्जो शादाब हो गए। तो बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ साथ कौन से फूल शादाब हो गए, तो मुरझाए हुए फूल क्या हो गए, शादाब हो गए। 102 नंबर है दोस्तों, दुनिया सभी गाने लगी खाली जगह के तराने, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनिए। मस्ती, खुशी, मुसर्रत, हस्ती। देखते हैं कि दुनिया सभी गाने लगी, देखिए आपको यहाँ पे मिल गया, दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने। आपसे क्या कह रहा है कि कौन क्या इस खाली जगह में आएगा, तो इस खाली जगह में मस्ती आ जाएगा। 103 नंबर है दोस्तों, दीन का मतजाद है रात, सुबह, शब, रोज़। दीन का मतजाद रात होता है
और 104 नंबर है दोस्तों, शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला कहा है? बरसात के मौसम को, सर्दी के मौसम को, गर्मी के मौसम को, बहार के मौसम को, बरसात के मौसम को कहा है। पहला ही शेर आपका कह रहा है, लो आ गया आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। तो दिल को लुभाने वाला मौसम जो है वो बरसात के मौसम को कहा गया। किसको कहा गया है? बरसात के मौसम को कहा गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 105 नंबर है दोस्तों, पर्वत को कौन चूमने लगे? काले बादल, गहरे बादल, सियाह बादल, दूधिया बादल। चलिए शेर को देखते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा था, बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चूमने दूधिया बादल। पर्वत को लगे चूमने, फिर दूधिया बादल, जो दूधिया बादल है वो पर्वत को चूमने लगे। यानी आपका 105 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी से हमने जो 15 सवालात थे उसको हल किए। अब हमारे यहाँ से फ़न तदरीस शुरू होता है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। रवानी का मतलब है, रवानी का मतलब होता है धारा प्रवाह। तो धारा प्रवाह का क्या मतलब होता है? कवायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और उसका इस्तेमाल, जुमलों की दुरुस्त अदायगी, बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना, बग़ैर गलती के लिखना। तो रवानी का मतलब होता है दोस्तों, रवानी का मतलब होता है कि बरजस्तगी के साथ, किसके साथ? बरजस्तगी के साथ, यानी बगैर किसी तरह की किसी उकताहट के या बगैर किसी तरह की कोई सुस्ती के, काहली के अपनी बात को बोलना, पढ़ना और लिखना, इसको क्या कहेंगे? रवानी कहेंगे। पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज़े नज़र जोर देता है। जो नीचे से ऊपर का जो मेथड होता है, तरीक़ा होता है, इसमें पहले बच्चा क्या करता है? पहले आवाज़ सीखता है, हिज्जे सीखता है, जुमला सीखता है, लफ्ज़ सीखता है। आवाज़, हिज्जे, जुमला, लफ्ज़, हर्फ, ये दिया हुआ है। आपको बताना है कि पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। यहाँ पे कोड दिया हुआ है और कोड के हिसाब से आपको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो बच्चा करता है वो सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले बच्चा जो सीखता है, जो आवाज़ सबसे पहले बच्चे निकालता है, जो बेमाना आवाज़ होते हैं। कभी कभी मानेदार अल्फाज भी होते हैं और कभी कभी बेमाना अल्फाज भी होते हैं। तो कभी कभी क्या, सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि आवाज़ निकालता है। उसके बाद आवाज़ जो है वो हर्फ की शक्ल लेता है, फिर हर्फ से लफ्ज़ बनते हैं, फिर हर्फ से हिज्जे करके फिर लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ से फिर जुमला बनता है। आवाज़, हर्फ, हिज्जे, लफ्ज़, जुमला, यानी AEBDC, AEBDC, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी है? समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी पर कौन मबनी है? नीचे की कहावत में से, नीचे के कथन में से, ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए, यानी निसाब से हट के। दूसरा है, ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। तीसरा कह रहा है, ज़बान की आमोजिश के लिए, ज़बान के आमोजगार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादले ख़याल और बहसो मुबाहसे का मौका मिले। चौथा कह रहा है कि ज़बान के आमोजगार का साबका काबिल फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन के इश्काल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि चूँकि यहाँ समाजी तामुल की बात कर रहा है, तो समाजी तामुल ये कहता है कि ज़बान के आमोजगार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादले ख़याल करना चाहिए और बहस व मुबाहसा के ज़रिए से क्या करना चाहिए? ज़बान को सीखना चाहिए। इस बात पे वो ज़ोर देता है। 109 नंबर दोस्तों सवाल है कि ज़ेली महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक़ है। आप जानते हैं कि 4 महारतें मुख्य हैं, असल हैं।
है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर हर एक की ज़ेली महारतें हैं, सब उसके जो है पॉइंट हैं उनके। तो आपको बताना है कि ज़ेली महारत की हैसियत से पेश गोई जो एक महारत है, इसका ताल्लुक़ किससे है? तलखीस करने से ताल्लुक़ है इसका, नोट तैयार करना, पढ़ना, मुसव्वदा तैयार करना, एक खाका तैयार करना। तो पेश गोई जिसको भविष्यवाणी कहते हैं, उसका ताल्लुक़ पढ़ने से होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब तलबा मुलाजमत के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का मुहर्रिक यानी मोटिवेट प्रेरणा होता है। आप जानते हैं कि दो तरह की प्रेरणाएं होती है, एक आंतरिक होती है और दूसरा जो है बाह्य प्रेरणा होती है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जब तलबा मुलाजमत की बेहतरीन मौक़े के लिए, मुलाजमत यानी नौकरी के बेहतरीन मौक़े के लिए कि उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके, इसके लिए वो ज़बान सीखता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? खारजी मुहर्रिक कहेंगे, मुलाजमत मरकूज़ जो है मोटिवेशन कहेंगे, उत्तेजना कहेंगे, अना मरकूज़ कहेंगे, फितरी या बातनी कहेंगे। तो आप जानते हैं कि चूँकि वो नौकरी पाने के लिए कह रहा है, तो नौकरी एक बाहरी क्या है, मोटिवेशन है या जो है एक उत्तेजना है। तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 कह रहा है ज़बान के मुअस्सर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गार को, यानी जो ज़बान की जो बेहतरीन क्लास होगी उसकी सबसे अहम खुसूसियत क्या होगी? आमोज़गार को क्या करना है? नकल का मौका फ़राहम करना है, तामुल का मौका फ़राहम करना है, तामुल का मतलब बातचीत, गलतियों को कम करने का मौका फ़राहम करना है, या तअय्युन क़द्र का मौका फ़राहम करना है। तो ज़बान के मुअस्सर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि आमोज़गारों को तामुल का, बातचीत करने का मौका फ़राहम किया जाए। खाली जगह में आपके तामुल आ जाएगा। 112 नंबर सवाल है दोस्तों, शमूलियती क्लासरूम, शमूलियती क्लासरूम या शमूलियाती तालीम या शमूलियाती क्लासरूम भी कहते हैं, जिसको हिंदी में समावेशी कक्षा कहते हैं, इंग्लिश में आप इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं या क्लासरूम कहते हैं। शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त, पढ़ाने के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि मुख्तलिफ आमोजिशी अंदाज़ अपनाते हुए आमोजिशी अमल में उनकी मदद करे। कि जो शमूलियती क्लासरूम होती है उसमें वक्त उस्ताद को चाहिए कि वो जो अधिगम के बहुत सारे तरीक़े हैं उसको अपनाते हुए अधिगम के अमल को आगे बढ़ाए। दूसरा कह रहा है उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियत कार की सिफारिश करे, गुजारिश करे, दरख्वास्त करे। तीसरा है उसकी यकीन दहानी कराए कि वो स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। और चौथा है बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहें, यानी जो तेज़ बच्चे हैं उनको क्या कहें कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ख्याल रखने के लिए कहें। तो आप जानते हैं कि 112 का जो सही जवाब होगा वो होगा कि शमूलियती क्लासरूम में कि मुख्तलिफ आमोजिशी अंदाज़ अपनाते हुए आमोजिशी अमल में उनकी मदद करे, तलबा की मदद करे, ताकि जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं वो एक ही कक्षा में आसानी के साथ पढ़ सकें। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है? आमिल का मतलब होता है कारक, फैक्टर। तो सबसे ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन है? नीचे जो 4 है उसमें से दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना, कि किताब के आखिर में जो मश्क होता है, अभ्यास होता है, उसको करना। दूसरा दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। तीसरा है तदरीस की सुस्ती या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना। और चौथा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना। तो आप जानते हैं कि ज़बान की महारत के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना, कि बच्चे कम से कम गलती करें और बरजस्तगी के साथ बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें, सुन सकें, ये चीज़ होती है। 114 का है दोस्तों ज़बान का एक मुअत्तर उस्ताद है ना, इफ़ेक्टिव टीचर कौन होगा? तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है, उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है।
तो ज़्यादा मुअस्सर टीचर कौन होंगे? ज़्यादा मुअस्सर टीचर वो होंगे जो तलबा को ज़्यादा बात करने का मौका देंगे, तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, वो क्या होंगे? ज़्यादा मुअस्सर टीचर होंगे। 115 नंबर दोस्तों कह रहा है आपको कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल। आप स्कूल वगैरह में देखते हैं कि ख़ास तौर से पहली दूसरी कक्षाओं में, अगर आप नहीं देखे होंगे, आप पहले स्कूल से आप पास हो गए हैं तो अभी जाके देखिए, चूँकि हम लोग स्कूल में हैं तो मालूम है, तो अभी जाके जो सरकारी स्कूलों में जाके देखिए तो पहली और दूसरी कक्षाओं की जो क्लासरूम होती है, पहली और दूसरी कक्षा, उसका बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। तो ये जो सजाया गया है क्लासरूम को, रंग बिरंगे की जो है तस्वीरें उसमें शामिल की गई हैं, ये क्या करती है? इसके किस चीज़ का हिस्सा है? इससे मकसद क्या है? इसको रंग करना मकसद है या कुछ और मकसद है? यही पूछ रहा आपसे। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल, खाली जगह और खाली जगह आमोजिश का हिस्सा है। पढ़ना खुद, खानदगी ज़बान खुद, हम जोली स्कूल कमरे जमात। तो दोस्तों इसका जवाब ये है, अभी समझ में आपको आ जाएगा कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल जो है खानदगी यानी पढ़ाई, साक्षरता और ज़बान की आमोजिश का हिस्सा है। कि ये जो रंग बिरंगे जो है, जो बेहतरीन अंदाज से क्लासरूम को सजाया गया है, इस सजाने का मकसद ये है कि बच्चे वहाँ पे देखेंगे दिनों के नाम लिखे हैं, महीनों के नाम लिखे हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ABCD है, A फॉर एप्पल तो तस्वीर बना के दिखाया गया है, अलिफ बे है तो उसके बारे में दिया गया है, उसके बाद जो है क ख है तो उससे संबंधित चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो है बच्चे के लिए खानदगी और ज़बान की आमोजिश का एक हिस्सा है। चीज़ों को बच्चे देख के क्या कर सकते हैं, उसमें सीखते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब है, माखज़ का मतलब है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर आप जो है कसीर लिसानियत का क्या मतलब लेते हैं? बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मुसावी लफ्ज़ फराहम करना, कि बच्चे की जो ज़बान है, मादरी ज़बान, उस ज़बान में आप दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ को बच्चे को बताएं। दूसरा, दरसियात से परे ज़बान की तदरीस दें, कि जो दरसियात की जो ज़बान उससे हट के जो आप क्या करें, तदरीस दें। तीसरा है कि आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करें, कि जो आमोज़गार शिक्षार्थी है उसकी ज़बान का एक रणनीति के तौर पे आप इस्तेमाल करके उसका सहारा लेकर आप नई नई ज़बानों को सीखें। और चौथा, कई ज़बानों की आमोजिश। तो आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो बच्चे की ज़बान है, मातृभाषा है, उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका सहारा लेते हुए हम बाकी ज़बानों को सीखते हैं। चूँकि माखज़ की हैसियत से कह रहा है, हमने आपको कहा कि इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि माखज़ की हैसियत से बता रहा है, यानी उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे अगर देखा जाए तो वही एक आधार बनता है मातृभाषा आपकी बाकी भाषाओं को सीखने का। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंकित आपकी क्लास का ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। नाबीना का मतलब उसको दिखाई नहीं देता है ना। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? नाबीना बच्चा है, अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। बसरी पेशकश यानी देखने वाली चीज़ें। तो बसरी पेशकश का जो है वो अंकित के लिए क्या फ़ायदा होगा? वो तो देख नहीं पा रहा, नाबीना है, तो ये होगा नहीं। दूसरा है, मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात और बदल ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, है ना। या ये करेंगे आप कि जो गेस्चर है उसका इस्तेमाल करेंगे, या अलग अलग ज़बान का इस्तेमाल करके, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करके आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, गेस्चर से उसको फ़ायदा नहीं होगा कि आप बोलने के समय जो एक्टिविटी करेंगे उसको तो वो देख नहीं पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है, सुर और सख्तों को बरूए कार लाते हुए, सुर और सख्तों को अमल में लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल करेंगे। छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल करेंगे ताकि बच्चे छू कर जो है वो क्या कर सके, अधिगम कर सके, जिसके बरेल लिपि में करते हैं।
और चौथा है मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज़ करके। नहीं, 3 वाला सही हो जाएगा कि सूर और सख्तों को बरूए कार यानी अमल में लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को क्या करेंगे, क्लास में शामिल करेंगे। 118 नंबर दोस्तों कह रहा है हर ज़बान के अपने कवायद हैं। बिल्कुल सही बात है कि हर ज़बान के पास अपना एक व्याकरण है और ये हैं जो ये कवायद हैं, ये क्या है, रियासत के ताबे होते हैं यानी राज्य के ताबे होते हैं, राज्य के अधीन होते हैं। दूसरा मरकज़ के ताबे होते हैं यानी केंद्र के अधीन होते हैं। तीसरा रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं यानी स्क्रिप्ट लिपि के अधीन होते हैं। चौथा उसूल के ताबे होते हैं यानी नियम कानून के ताबे होते हैं। तो सही बात है कि जो कवायद है वो क्या होती है, नियमबद्ध होते हैं, है ना, उसका नियम होता है और उसी नियम के तहत वो कवायद चलते हैं। 4 हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सहलिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है। आप जानते हैं कि पहली ज़बान मादरी ज़बान होगी, है ना। अगर पहली ज़बान मादरी ज़बान होगी, दूसरी ज़बान जो होगी वो कोई रियासती या कौमी ज़बान होगी और तीसरी ज़बान जो होगी वो होगी कोई जदीद ज़बान होगी, कोई जदीद लैंग्वेज होगी। तो पहली मादरी ज़बान होगी, दूसरी कोई इलाकाई या रियासती ज़बान होगी और तीसरी जो होगी वो कोई नई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान होगी या जदीद ज़बान होगी। तो यहाँ पे क्या रहा है कि सेह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है सिर्फ संस्कृत, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़बान, और चौथा कह रहा पूरे मुल्क में एक जैसी नहीं। तो आप जानते हैं कि मैंने अभी फौरन बताया कि कोई नई जदीद ज़बान, है ना, कोई जदीद ज़बान होनी चाहिए जो हिंदी के अलावा हो। चूँकि इलाकाई ज़बान में हिंदी आ जाएगी, हिंदी को तो पहले या दूसरे नंबर पे होना है। अगर आपकी जो मातृभाषा उर्दू है तो आपकी क्षेत्रीय भाषा में हिंदी आ जाएगा और तीसरी कोई एक और ज़बान हो जाएगी। अगर मातृभाषा आपकी इंग्लिश है तो क्षेत्रीय भाषा में आपकी जो हिंदी आ जाएगी। तो इस तरह हिंदी तो हर हाल में शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पे का दूसरा नंबर जो ऑप्शन है कि हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, यानी जो हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए कोई और जो है तीसरी ज़बान होगी। वो इंग्लिश हो सकती है, वो अरबी हो सकती है, वो फारसी हो सकती है, वो संस्कृत भी हो सकती है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 120 नंबर क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है, पोस्टर बना हुआ, और दीवार पर चिपका देता है। वो तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उससे मुतालिक एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। वो तलबा को कहता है कि आप इस पोस्टर को अच्छे से देखिए और इसको सामने रखते हुए एक इक़्तिबास लिखिए यानी एक गद लिखिए। वो तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उससे मुतालिक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? ये पोस्टर जो है वो बच्चे के लिए क्या काम करेगा? मरबूत मवाद का यानी संबंधित मवाद का काम करेगा। दूसरा है दुरुस्त मवाद का काम करेगा, सही विषय वस्तु का काम करेगा, बेकार मवाद का करेगा, फालतू विषय वस्तु का काम करेगा, या मुस्तनद मवाद का काम करेगा। तो प्रमाणित मवाद का काम करेगा, विषय वस्तु का काम करेगा। तो ये दोस्तों प्रमाणित विषय वस्तु का काम करेगा। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट किया कीजिए। अगर किसी तरह की कोई राय है तो वो भी दिया कीजिए, ताकि मैं अपने शिक्षण अधिगम जो मेरी शिक्षण की शैली है मैं इसमें बदलाव कर सकें। अगर बेहतर लगता है तो वो भी बताइए कि सर बेहतर है, क्योंकि जो आपका कमेंट है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और उससे एक तरह की प्रेरणा मिलती है और काम करने में मन लगता है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश होगी कि आप जो है क्या कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि कहीं पे अगर किसी तरह की सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताइए। और अगर बेहतर लगता है तो अपने दोस्तों को भी कहिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका इम्तिहान बहुत करीब हो गया है, इसलिए जो लोग लैंग्वेज 1 उर्दू रखे हैं तो उनको पेपर 1 के लैंग्वेज 1 को भी देखना चाहिए और पेपर 2 के लैंग्वेज 1 को भी देखना चाहिए। जो लोग लैंग्वेज 2 उर्दू रखे हैं तो उनको पेपर
वन के लैंग्वेज 2 को भी देखना चाहिए और पेपर 2 के लैंग्वेज 2 को भी देखना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास बहुत सारे सवालात हल करने का तजर्बा होगा और आप अपने जब इम्तिहान हल में जाएंगे तो इम्तिहान हाल में आप जब जाएंगे तो आपको किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, बहुत आसानी से आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो दोस्तों खूब मेहनत कीजिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।